नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम राजस्थान इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान इतिहास में हमने कल जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो शुरू की और प्राचीन सभ्यताओं में हमने परिचय देखा और दूसरा पॉइंट हमने वर्गीकरण देख लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रमुख स्थलों को हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रमुख स्थलों में कल हमने जो वर्गीकरण पढ़ा था उसमें हमने पाषाण काल जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है, एक तो होता है प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तीन भागों में इतिहास को हम बांटते हैं। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल के अंदर हमने पाषाण काल रखा था और ताम्र पाषाण काल रखा था। तो आज पाषाण काल की शुरुआत करते हैं हम विद्यार्थियों। तो राजस्थान में पाषाण कालिक स्थल आज हम पढ़ेंगे, ये हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। राजस्थान में ताम्र पाषाणिक स्थल आज का जो टॉपिक रहेगा विद्यार्थियों वो रहेगा राजस्थान में पाषाणिक स्थल, है ना। पाषाणिक स्थल, राजस्थान में पाषाणिक स्थल। पाषाणिक स्थल का मतलब है पाषाण काल के स्थल, ठीक है साथियों। अब मैं देखो एक छोटा सा एक ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि जो इतिहास है उसका जो पाषाण काल है वो तो आपने कल देख ही लिया कि पाषाण काल में कौन सा काल आता है जिसकी जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती हो, साहित्यिक स्रोत उसमें उपलब्ध ही नहीं हो, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल के अंदर पाषाण काल आता है, ताम्र पाषाण काल आता है, ये बात हमने कल देख ली थी। लेकिन पाषाण काल को भी और विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है और वो विभाजन हमें समझना बेहद आवश्यक है। वो विभाजन समझे बिना हम पाषाण काल के जो स्थल हैं उन्हें हम समझ ही नहीं सकते, ठीक है विद्यार्थियों। तो देखिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये 3 भागों में बांटा। उपकरणों के आधार पर बांटा कि पत्थर के जो उपकरण मिले उसमें भिन्नता देखने को मिली काल के आधार पर, मतलब बहुत बड़ा समय था इनके बीच का। तो उस आधार पे क्या हुआ कि मानव ने प्रारंभ में तो कुछ भोंडे बड़े आकार के भद्दे और इस प्रकार के उपकरण इस्तेमाल किए, वो पुरापाषाण काल था। फिर मध्य पाषाण काल में जब ये मानव आया तो यहाँ पे इसने छोटे छोटे उपकरण प्राप्त की, उपकरणों का प्रयोग किया जिनको माइक्रोलिथ या सूक्ष्म उपकरण भी कहते हैं, है ना। और नवपाषाण काल में इसने कुछ चमकीले पत्थर बना लिए, चमकदार बना लिए, उसमें पॉलिश वगैरह करके और डिजाइन वाले पत्थर बना लिए जो देखने में भी अच्छे लगते थे, धार भी तेज आ गई थी, है ना। तो इस प्रकार से पत्थरों के उपकरणों में विविधता के आधार पर और हमने इस काल को 3 भागों में बांट दिया पाषाण काल को, है ना। वो भाग समझे बिना हम ये स्थलों को, है ना, विभाजित कर ही नहीं सकते। और ये सवाल पूछते हैं कि कौन सा स्थल पुरापाषाण काल का है, कौन सा मध्य पाषाण काल का है, कौन सा नवपाषाण काल का स्थल है। तो फिर उसको हम विभाजन को नहीं पढ़ेंगे तो हम जानेंगे ही नहीं, हम विभाजन कर ही नहीं सकते कि ये स्थल जो है वो किस काल का है ना। तो देखिए मैं पाषाण काल को पहले 3 भागों में बांट देता हूँ, ठीक है। पाषाण काल, ये जो पाषाण काल है विद्यार्थियों, इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटूं तो सबसे पहला भाग आएगा पुरापाषाण काल, है ना। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल जिसको पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं ना, पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अंग्रेजी में आप नाम ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सुविधा रहेगी, क्योंकि हिंदी में नाम थोड़े से बड़े ही कंफ्यूजन वाले मिलेंगे। अभी मैं बताऊंगा देखो कहाँ कंफ्यूजन होता है इसमें ना। तो एक तो हो गया पैलियोलिथिक एज या पुरापाषाण काल। दूसरा काल जो इसका आता है विद्यार्थियों वो हमारा आता है मध्य पाषाण काल, है ना। दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, है ना। मध्य पाषाण काल आता है जिसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, है ना। मध्य पाषाण काल को हम मेसोलिथिक एज बोलते हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल हो गया। और जो तीसरा विभाजन हमने किया पाषाण काल का, वो तीसरा विभाजन है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, है ना। नवपाषाण काल
तो नवपाषाण काल को अंग्रेजी में नियोलिथिक एज बोलते हैं ना, नियोलिथिक एज, ठीक है, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ठीक है। तो ये किस आधार पे विभाजन किया है, ये जो विभाजन किया है पाषाण काल का, ये उपकरणों के आधार पे किया है। किस आधार पे? पाषाण उपकरणों के आधार पर, है ना, पाषाण उपकरणों के आधार पर, है ना, पाषाण उपकरणों के आधार पर यह विभाजन किया है। तो इनमें देखो क्या विशेषता थी, मैं हल्की सी विशेषता यहां पे बताना चाहूंगा इनके जो उपकरणों की, ठीक है। देखो इसका मैं पहले थोड़ा काल निर्धारित कर देता हूं। इसका जो काल माना जाता है वो माना जाता है आज से 2 लाख ईसा पूर्व ना, 2 लाख बीसी से और 10,000 बीसी तक, है ना, 10,000 बीसी, है ना, 2 लाख से 10,000 बीसी का जो काल है वो पूरा पाषाण काल का काल माना जाता है। फिर इसका जो माना जाता है वो 10,000 बीसी से 6,000 बीसी माना जाता है, 10,000 बीसी से 6,000 बीसी माना जाता है, ठीक है। और इसका जो काल माना जाता है वो 6,000 से 1,000 बीसी माना जाता है ना, 6,000 से और 1,000 बीसी माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है काल का विभाजन किया गया है, ठीक है, इस काल में इनको बांटा गया है, ठीक है। ये भी किस आधार पे बांटा है ये काल? उपकरणों के आधार पे। उपकरणों को इस काल के जो उपकरण थे वो 10,000 बीसी तक, 2 लाख बीसी पूर्व इंसान ने जिस प्रकार के उपकरण प्रारंभ किए इस्तेमाल करना, उन उपकरणों का वो प्रयोग 10,000 बीसी तक करता रहा, मतलब 1,90,000 तक करता रहा। इसलिए इसको पुरापाषाण काल में रखा। यानी कि इस काल की विशेषताएं, जो इस काल के जो उपकरण थे वो एक समान थे, और इस काल के उपकरण, ये 4,000 साल का जो गैप है, इस काल के उपकरण एक समान थे, और ये जो 5,000 साल का गैप है इसमें एक समान उपकरण थे, है ना, उस आधार पर इसको बांटा। अब देखिए आखिर उपकरण कैसे थे, मैं हल्का सा यहाँ पे बताना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे तो उपकरण थे भद्दे, भौंडे टाइप के ना, आकार में तो थे बड़े, आकार में बड़े, है ना, आकार में बड़े थे, और भौंडे थे, भौंडे, है ना, भौंडे का मतलब धार नहीं थी, है ना, बिना धार वाले, बिना धार वाले, है ना, बिना धार वाले थे, आकार में बड़े, भौंडे, और मैं बताऊं आपको तो बेडौल थे, मतलब कोई बेडौल थे, यानी कि कोई निश्चित आकृति नहीं थी, है ना, बेडौल, बेडौल उपकरण थे इसमें, है ना, ये सभी पत्थर के उपकरण थे, ठीक है। इस काल में आते आते क्या हुआ कि माइक्रोलिथ उपकरण बने, बहुत ही छोटे छोटे उपकरण बने, है ना। तो इस काल के उपकरणों की प्रमुख विशेषता क्या है? सूक्ष्म उपकरण, सूक्ष्म उपकरण बने, बिल्कुल छोटे उपकरण बने थे इसमें ना, सूक्ष्म उपकरण बने। यह विशेषता काफी बार पूछी गई है कि किस काल में हमें सूक्ष्म उपकरण मिलते हैं, माइक्रोलिथ उपकरण मिलते हैं, या बिल्कुल छोटे आकार के मिलते हैं। मतलब इनकी जो अधिकतम साइज थी वो 10 mm की थी, है ना, 1 mm से और 10 mm तक के ये उपकरण थे, लगभग बता रहा हूं मैं, है ना, इतने इस साइज के उपकरण इस काल में बने, ठीक है। और इस काल में आते आते उपकरण बिल्कुल तेज धार वाले हो गए, आकार में मतलब आकार में थोड़े छोटे हो गए, इससे तो काफी छोटे थे, इससे तो काफी छोटे थे, और इससे थोड़े बड़े थे, है ना। तो एक तो धार तेज हो गई, पॉलिश युक्त हो गए, है ना, और सुडोल हो गए, ठीक है। ये यहां पे विशेषता थी। देखो एक तो हो गई तेज धार वाले, है ना, तेज धार वाले हो गए एक विशेषता। दूसरी विशेषता हो जाएगी इसमें तेज धार पॉलिश वाले हो गए, पॉलिश कर देते हैं तो थोड़े चमकदार बन जाते हैं ना, पॉलिश वाले, तेज धार पॉलिश वाले। वे सुडोल का मतलब देखने में अच्छे लगते थे, है ना। तो ये इनके उपकरणों के आधार पर इनका विभाजन था, ठीक है विद्यार्थियों। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ये विभाजन के आधार पर ये हमने बांटा है। अब देखिए ये जो काल है पुरापाषाण काल, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 लाख से और 10,000 तक, यानी कि इसका जो कार्यकाल रहा है वो 1,90,000 वर्ष का रहा है।
अब चूंकि 1,90,000 वर्ष का रहा है, तो उसके जो प्रारंभिक समय में और आखिरी समय के जीवन में हमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है ना। क्योंकि 1,90,000 साल तक जब इंसान जिया, तो सोचिए आप खुद, हम ही सोचे, जब हम बचपन में थे, जब हम छोटे थे, 4-5 साल के थे, उस काल में और वर्तमान काल में कितना परिवर्तन आ गया। रास्ते बदल गए, हमारे रहन सहन के तरीके बदल गए, हमारे साधन बदल गए। जहां हम कभी साइकिल से घूमते थे, आज मोटरसाइकिल लगभग हर घर में मिल जाती है। उस जमाने में रेडियो मयसर नहीं होता था, रेडियो हमारे लिए उपलब्ध नहीं होता था। आज हमारे पास एंड्रॉयड फोन है, एप्पल के भी मिल जाएंगे आपको, है ना। तो कितना बदल गया 15-20 साल में ही। तो 1,90,000 साल में तो कितना परिवर्तन आया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। इसलिए देखिए, इस इतने व्यापक, इतना विशाल ये काल था, इसलिए इस काल में भी काफी परिवर्तन आए। इसलिए इस काल को भी 3 भागों में बांट दिया, है ना। केवल पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, ये भाग समझना बेहद आवश्यक है। इस भाग को समझे बिना हम राजस्थान के जो पाषाणिक स्थल हैं उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो सवाल बनता है ना, वो यहां से बनता है अधिकतर। मैं बताता हूं, देखो कैसे, किस प्रकार से सवाल बनेगा। देखो, मैं इसका विभाजन करता हूं। जो पुरापाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है। यानी कि निम्न लगा दिया और एक लगा देंगे मध्य पुरापाषाण काल और एक उच्च पुरापाषाण काल, है ना। दूसरा हो जाएगा हमारा मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। इस प्रकार से पुरापाषाण काल को निम्न, मध्य और उच्च 3 भागों में बांट दिया, है ना। अब देखो, मैं कह रहा था ना, इसको अंग्रेजी में थोड़ा याद रखना। मैं इसको हम लिखेंगे लोअर पैलियोलिथिक एज, इसको लिखेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज और इसको लिखेंगे अपर पैलियोलिथिक एज। क्योंकि कारण क्या है, देखो, मध्य पुरापाषाण काल और ये क्या है, मध्य पाषाण काल। मध्य में यहां पे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इसमें केवल पूरा शब्द हटा दें तो ये भी मध्य पाषाण काल हो जाता है। ये मध्य पाषाण काल ही है ना, तो इसमें पूरा लग रहा है, बस इतना सा अंतर है। लेकिन अंग्रेजी में पढ़ें तो ये इसको तो बोलेंगे मेसोलिथिक एज, जबकि इसको क्या बोलेंगे, मिडिल पैलियोलिथिक एज। तो काफी अंतर आता है। अंग्रेजी में हम अच्छे से याद रख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस काल में जो उपकरण थे ये आकार में बड़े थे, भौंडे थे, बेडोल थे। लेकिन यहां तक आते आते कुछ परिवर्तन आता है ना, हल्का सा परिवर्तन यहां पर देखने को मिलता है ना। तो थोड़े आकार में छोटे होते हैं यहां भी उपकरण, इसके बजाय यहां पे थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन ये सबसे सूक्ष्म होते हैं। तो कहने का मतलब यहां से ये छोटे होते हैं, तो हम कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यार यहां भी उपकरण छोटे मिल रहे हैं, यहां भी छोटे मिल रहे हैं, तो कहीं ये एक ही तो नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो अब देखिए, इन पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे सीधा स्थल लिख देता हूं। जो राजस्थान में जो स्थल मिले हैं हमें पाषाण काल के, वो जैसे निम्न पुरापाषाण काल के कौन कौन से मिले हैं, ऐसा सवाल बनता है। मध्य पुरापाषाण काल के कौन कौन से मिले हैं और उच्च पुरापाषाण काल के कौन कौन से मिले हैं, है ना। ये हमको समझना आवश्यक है। देखिए, कल मैंने आपको 2-3 स्थल लिखाए थे, जैसे एक तो बागोर लिखाया था, एक तिलवाड़ा लिखाया था, एक लूनी नदी का क्षेत्र लिखवाया था, है ना। बागोर, तिलवाड़ा, लूनी नदी और एक डीडवाना लिखवाया था, है ना। 4 स्थल पाषाण काल में मैंने कल आपको प्रमुख रूप से लिखवाए थे, ठीक है। उनमें से बागोर और तिलवाड़ा का संबंध तो मध्य पाषाण काल से है ना। ये पूरा पाषाण काल ही है, पाषाण काल का विभाजन है। तो बागोर और तिलवाड़ा का संबंध तो मध्य पाषाण काल से है, लेकिन लूनी नदी का क्षेत्र और डीडवाना का क्षेत्र यहां से है, यहां से है। लूनी नदी और डीडवाना का संबंध, डीडवाना तो यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, है ना। तो इसलिए हमको थोड़ा सा ये समझना आवश्यक है। देखो किस प्रकार से सवाल बनता है, क्या क्या सवाल बनते हैं।
देखो इसमें राजस्थान से कौन कौन से स्थल मिलते हैं मैं आपको बताऊं। राजस्थान में जो निम्न प्रपाषण कालीन स्थल हैं उसमें सबसे पहला नाम हम डालेंगे अमरपुरा। अमरपुरा, अमरपुरा है। और फिर हम डालेंगे इसमें अमरपुरा और सींगी तालाब, अमरपुरा सींगी तालाब है ना, अमरपुरा है, सींगी तालाब है। और हम इसमें डाल सकते हैं ये जो है ना हमारे क्या नाम से नागौर वाला हिस्सा, वहां से नागौर के है ये ना, अमरपुरा है, सींगी तालाब है, जायल है, डीडवाना है ना, ये यहाँ पे आते हैं। सींगी तालाब है, जायल है ना, डीडवाना है, डीडवाना, ठीक है। तो डीडवाना शायद अभी नया स्थल बना, नया जिला बना है क्या, आप देखना, एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्थल है ये निम्न प्रपाषण काल के स्थल है। इसके अलावा और भी कई स्थल है, जैसे सोनित है, सोनित चित्तौड़गढ़ में है ना, सोनित, सोनित कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ में पड़ता है, ठीक है, चित्तौड़ में, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें आएंगे और हमारे क्या नाम से लूनी नदी क्षेत्र है ना, लूनी नदी क्षेत्र आ जाएगा एक, लूनी नदी क्षेत्र, लूनी नदी क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। और लूनी नदी क्षेत्र आ जाएगा। तो ये प्रमुख प्रमुख स्थल थे निम्न प्रपाषण काल के, ठीक है विद्यार्थियों, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मैं यहाँ पे और लिखूं तो एक मोगरा पठार जोधपुर का है, वो भी आता है, ठीक है। मोगरा पठार जोधपुर, आप इसको लिख लेना यदि कट रहा हो तो, वैसे अभी कटेगा नहीं। मोगरा पठार है ना, मोगरा पठार ये जोधपुर में पड़ता है। मैं JDR लिख रहा हूं ना, आप समझ जाना, JDR है ना, जोधपुर है ये ना, जोधपुर, ठीक है। इसके अलावा गंभीरी नदी का जो क्षेत्र है चित्तौड़ वाला, वो भी यहाँ पे आता है ना, गंभीरी क्षेत्र, ठीक है। गंभीरी नदी का जो क्षेत्र है वो भी यहाँ पे आता है, ठीक है, गंभीरी नदी का क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पूरा निम्न प्रपाषण काल के स्थल। आप विशेष रूप से ध्यान रखना, निम्न प्रपाषण काल के स्थलों में ये स्थल आते हैं, ठीक है। सीधा सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से स्थल निम्न प्रपाषण काल के हैं, तो आप इनमें से सेलेक्ट करके और आपका आंसर टिक कर देना, या वहां पे 3 स्थलों के नाम देंगे, जैसे दे दिया अमरपुरा, सींगी तालाब और जायल का संबंध किस काल से है ना, तो वहां पे आपको निम्न प्रपाषण काल में चले जाना है। निम्न प्रपाषण काल नहीं हो और 3 ये दे रखे हो तो यहाँ पे चले जाना है ना। और भी स्थल आप दे सकते हैं, जैसे लोहकालीन स्थल का नाम डाल सकते हैं, ताम्रकालीन डाल सकते हैं, है ना। तो कैसे भी घुमा के आए आपको आंसर दे देना है, ठीक है। अब आते हम मध्य पुरापाषाण काल के स्थलों की बात करें विद्यार्थियों, तो मध्य पुरापाषाण काल के स्थलों में जो हमारे प्रमुख रूप से आते हैं वो एक तो डीडवाना तो आएगी, ये डीडवाना यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, क्योंकि डीडवाना से दोनों प्रकार के उपकरण ही हमको मिलते हैं, इस काल के उपकरण भी मिलते हैं, इस काल के उपकरण भी मिलते हैं, तो इसको दोनों कालों में रखा गया है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा सबसे पहले एक तो डीडवाना लिखना चाहूंगा, डीडवाना है ना, डीडवाना तो है ही है। इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूं तो जो है हमारा डीडवाना हो गया, और होकरा हो गया, बाड़ी धानी हो गया, है ना, होकरा बाड़ी धानी, ठीक है। जैसे होकरा है, होकरा है ना, होकरा। इसके अलावा बाड़ी धानी, होकरा बाड़ी धानी, है ना, होकरा बाड़ी धानी और डीडवाना, ये सारे स्थल हैं जो हैं यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी कई और भी स्थल हैं, जैसलमेर वाला क्षेत्र है, लूनी नदी का जो क्षेत्र है वो भी यहाँ पे आता है ना, लूनी वाला क्षेत्र भी यहाँ पे आता है, और जो है हमारे बेड़ज घाटी क्षेत्र वो भी यहाँ पे आता है ना। तो लूनी का भी दोनों जगह हो जाता है हमारे, है ना। तो ये होकरा है, ध्यान रखना, होकरा, ठीक है, होकरा है, बड़ी धानी है। और मैं बात करूं यहाँ पे जैसलमेर का क्षेत्र भी यहाँ पे आता है, जैसलमेर, है ना, जैसलमेर है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो लूनी नदी का क्षेत्र है ना, लूनी नदी क्षेत्र, ठीक है, लूनी नदी क्षेत्र है, ठीक है। और एक यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेड़ज घाटी क्षेत्र, है ना, बेड़ज घाटी, बेड़ज घाटी, है ना,
विंध्य घाटी का जो क्षेत्र है, ये सब इसमें आते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। मध्य पुरापाषाण काल में आते हैं, जबकि मध्य पाषाण काल में कौन कौन से आएंगे मैंने आपको कल बताए थे, जिसमें से एक बागोर है, तिलवाड़ा है, वो यहाँ पे आएंगे, बागोर, तिलवाड़ा, सोजत पाली वाला, ठीक है। अब मैं बात करूं उच्च पुरापाषाण काल के स्थलों की। उच्च पुरापाषाण काल के स्थलों में देखिए कौन कौन से आते हैं हमारे। एक तो आता है दर क्षेत्र है, भरतपुर वाला, दर है ना, दर कहां पे है, भरतपुर वाला, मैं BTR लिख रहा हूं, BTR का मतलब भरतपुर, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो विद्यार्थियों एक आलनिया है, आलनिया, आलनिया कोटा में पड़ता है, कोटा है ना, आलनिया कोटा। इसके अलावा मैं बात करूं हरसोरा, हरसोरा ये हमारे पड़ता है अलवर में, हरसोरा अलवर में, ठीक है। इसके अलावा जो है बैराठ भी इसमें आता है ना, बैराठ भी आता है, और जो है हमारे बैराठ आता है। इसके अलावा चंबल नदी घाटी का क्षेत्र भी आता है ना, बैराठ और चंबल नदी घाटी का क्षेत्र भी आता है, और सीकर भी आता है ना। तो मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे बैराठ की। बैराठ जयपुर वाला जो है बैराठ, ये बैराठ से तो बहुत सारी जगह से, थोड़ा मैं ठीक लिख देता हूं, बैराठ से तो क्या है कि कई सारे कालों के साथ से मिलते हैं बैराठ से ना। तो बैराठ तो पाषाण काल में भी जाएगा और लोह काल में भी जाएगा बैराठ, है ना। ऐतिहासिक काल में हमने लिखा था ना, तो उसको लोह काल भी बोलते हैं ना। तो बैराठ से तो पाषाण काल के भी और लोह काल के भी साथ से मिले हैं, है ना, बैराठ हो गया। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे चंबल जो नदी घाटी का क्षेत्र है, चंबल नदी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, चंबल नदी क्षेत्र हो जाएगा। और एक हमारे जो है सीकर का और एक स्थल है कोई सा, सीकर का है, चलो अभी और याद आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। ये प्रमुख प्रमुख स्थल हैं, ठीक है। इन प्रमुख स्थलों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो है सारे सवाल यहां से ठीक हो जाएंगे विद्यार्थियों, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना, यहां से सवाल जब आता है ना तो अधिकांश विद्यार्थियों का गलत हो जाता है, क्योंकि इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ते, है ना। और किताबों में भी जो है हमारे बहुत कम देखने को मिलता है इस प्रकार का जो है विभाजन, किताबों में भी नहीं मिलता है ना, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। अब देखिए मैं इस काल के लिख देता हूं, इस काल के क्या, इस काल के मैं लिख देता हूं, ठीक है, रेड पेन से लिख रहा हूं। देखो मध्य पाषाण काल के स्थलों में जो आते हैं, एक तो बागोर आता है, बागोर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, बागोर, है ना। इन सारे जो स्थल हैं इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बागोर है, सर्वाधिक सवाल बागोर पे पूछे गए हैं ना। बागोर के अलावा एक तिलवाड़ा है, कौन सा है, तिलवाड़ा, है ना। और एक हमारा आ जाएगा सोजत पाली वाला, सोजत पाली, सोजत पाली के अंदर है तिलवाड़ा। बालोतरा बाड़मेर में चला जाता है ना, बालोतरा में पड़ता है ये, जो कि आजकल शायद नया जिला बन गया, शायद क्या बन ही गया है बालोतरा। और बागोर जो है ये भीलवाड़ा में है, बागोर कहाँ है, भीलवाड़ा में है, ठीक है। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल, इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको ना। और यहाँ का सोहनपुरा है, एक और मुझे याद आ रहा है, उच्च पुरापाषाण काल का जो सीकर में पड़ता है, सोहनपुरा है ना, कौन सा है, सोहनपुरा, ठीक है, सोहनपुरा है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों विभाजन। और नवपाषाण काल के हमारे राजस्थान में ये जो काल आया ही नहीं, राजस्थान में एक भी स्थल ऐसा नहीं मिलता हमें जो नवपाषाण काल का प्रतिनिधित्व जो है नवपाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता हो, ठीक है विद्यार्थियों। तो मैं यहां से हट जाता हूं, आप इसको अच्छे से उतारें, स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसे ऐसे अपनी कॉपी में सजा दें। जब एग्जाम देने जाएं तो एक दिन पहले इस चार्ट को देख के और एग्जाम देने चले जाएं बस। अब आपको देखो क्या क्या ध्यान रखना है इसमें। बागोर के बारे में अभी मैं डिटेल में पढ़ेंगे, इन स्थलों के बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतना गहराई से जाके आपको सवाल नहीं मिलेगा। यहां से तो सीधा सवाल मिलता है, जैसे स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड जैसी एग्जाम में यहां से सवाल आ सकता है। उससे छोटी एग्जामों में चांसेस बहुत कम है कि यहां से सवाल बने, जैसे सीईटी वाले हैं या और कोई पशु परिसर में भी कोई जो एग्जाम दे रहा हो, वो भी मेरी क्लासों को देखता है,
तो उन्हें यहाँ पे इतना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन इतना विभाजन जरूर देख लेना, क्या पता एक आधा सवाल जो डेप्थ में जाके पूछते हैं ना, वो क्या पता यहीं से फंस जाए, है ना। तो इनका विभाजन आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ऐसे पूछते सीधा, जैसे होकरा, बड़ी धानी, ऐसे स्थल दे दिए, इन दोनों स्थलों का संबंध किस काल से है, तो इनका संबंध सीधा पुरापाषाण काल से है, पुरापाषाण काल में भी मध्य पुरापाषाण काल से है ना। इस प्रकार से बनता है सवाल। और बागोर से तो पता नहीं कितनी बार सवाल पूछा गया है, तो अब हम सीधा आते हैं मध्य पाषाण काल पे आते हैं। ये तो हमारा पूरा हो गया, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं और हम डालते हैं सीधा मध्य पाषाण कालीन स्थल, ठीक है। तो आप इसे उतार ले, मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट लें या जो भी है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप बार बार पढ़ना, 4-5 बार लगातार पढ़ दोगे ना, तो ये आपकी चीजें जो हैं अच्छे से याद हो जाएंगी। और फिर ये जो मैटर है, आप ऐसे कैसे चार्ट बनाना आपके रजिस्टर में 2-3-4 बार बना दिया ना, तो ये चीजें जो है आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएंगी। उसके बाद आपका जो है यहां से कभी सवाल गलत नहीं होगा। और एक बात और बताऊं मैं आपको, ये जो मैंने पुरापाषाण काल का विभाजन जो किया है ना, 3 भागों में बांटा है, यहां से यदि कोई सवाल आया और वो सवाल यदि आपने सही कर दिया, तो आप मान के चलना कि आप हजारों विद्यार्थियों से ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि यहां से सवाल अधिकांश विद्यार्थियों का गलत ही होता है। इतना डेप्थ में कई किताबों में नहीं मिलता है तो ऐसे विभाजन करके नहीं पढ़ाते। एक जगह की जैसे 3 जगह में विभाजन कर दिया, पहले उन 3 का विभाजन किया और फिर इन 3 का विभाजन किया और फिर उसमें भी हमने अलग अलग स्थल पढ़े। इतना डेप्थ में कोई नहीं जाता, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, चलो मध्य पाषाण काल में हम बागोर को पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल में हम, मध्य पाषाण काल का तो क्या ही जमाए, मैं सीधा बागोर जमा देता हूं, ठीक है। बागोर हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए बागोर की क्या विशेषता है। बागोर राजस्थान में पाषाणिक स्थल, मैं लिखता हूं बागोर, ठीक है। बागोर को हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो देखो बागोर की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पाषाण काल के मध्य पाषाण कालिक स्थल है ये बागोर, है ना। और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागोर नामक स्थान पर ये यहाँ पे सभ्यता मिली और कोठारी नदी के यह किनारे है। और इसकी जो खोज का काम किया था वो वीरेंद्रनाथ मिश्र व एल लेस्लिक ने किया था। एल लेस्लिक जो थे एक विदेशी थे और वीएन मिश्र हमारे इंडिया से थे, ठीक है। इन्होंने तो यहाँ पे उत्खनन का काम, खोज और उत्खनन का काम किया। और यहाँ से 3 काल के साक्ष्य मिले या 3 स्तरों पे खुदाई की गई, है ना। 3 स्तरों पे खुदाई कैसे, जैसे जमीन में हम खोदते जाते हैं, है ना। मान लो ये भूपरपट्टी है, ये क्या है, भूपरपट्टी है। इसमें हमने खुदाई स्टार्ट की और ऐसे खोदते चले गए और साक्ष्य निकलते चले गए, है ना। तो 3 स्तर खोजे, ये फर्स्ट स्तर हो गया, ये सेकंड स्तर हो गया, ये थर्ड स्तर हो गया, मान लो इस प्रकार के 3 स्तर हो गए, ठीक है। तो जो प्रारंभ का स्तर था ये वाला, यहां तो हमें मिले पाषाण उपकरण, क्या मिले, पाषाण उपकरण मिले, है ना। केवल पाषाण उपकरण मिले, जिनका संबंध किस काल से था, मध्य पाषाण काल से था। किससे, मध्य पाषाण काल से था, है ना। इनका संबंध तो मध्य पाषाण काल से था, ठीक है। इसके बाद हम और यहां वाले, ये वाला जो स्थल था, यहां पे गए दूसरे नंबर के स्तर पे। तो दूसरा जो स्तर था वो था ताम्र पाषाण काल का, यानी कि पाषाण के साथ तांबे का भी उपयोग यहां पर मनुष्य करने लगा था। पाषाण, ताम्र व पाषाण काल, है ना, ताम्र व पाषाण काल। इस काल में आते आते मनुष्य ने पाषाण काल के साथ तांबा का भी प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। और यहां पर आते आते मनुष्य ने क्या किया, लोहे के उपकरणों का प्रयोग वह करने लगा था। लोह काल हम सीधा इसको लिख सकते हैं, लोह काल, ठीक है। तो इन 3 कालों के जो साक्ष्य है हमें विद्यार्थियों बागोर से मिले हैं। लेकिन फिर बागोर को हम मध्य पाषाण काल में क्यों रखते हैं, लोह काल में क्यों नहीं रखते, ताम्र पाषाण काल में क्यों नहीं रखते। इसका रीजन ये है कि इन तीनों कालों के जो उपकरण मिले हैं उसमें सर्वाधिक उपकरण इस काल के हैं, मध्य पाषाण काल के। इसलिए बागोर को मध्य पाषाण काल में रखा जाता है ना। और देखो इसमें जो उत्खनन किया तो सबसे नीचे जो मिला वो सबसे पहले मानव ने जिस चीज का उपयोग किया वो सबसे नीचे जाएगा, और उसके बाद उसने कुछ और चीज का उपयोग किया तो वो उसके नीचे दब जाएगा, है ना। उस प्रकार से ये जो है सबसे नीचे प्रथम स्तर, फिर उसके ऊपर द्वितीय स्तर और उसके ऊपर ही ऊपर तृतीय स्तर।
यानी कि सबसे नया स्तर सबसे बाद में खोजा जाएगा, है ना। इस प्रकार से है ये। आप इसको ऐसे कैसे बनाना आपके रजिस्टर में, ताकि आपको समझने में जो है सुविधा रहेगी, है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूं फिलहाल तो, और आप अपने स्तर पे लिखना इसको, ठीक है। आप इसको अपने स्तर पे लिख लेना, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए अब मैं आपको, ये तो मैंने समझाया कि इस प्रकार के मिले, और इन तीनों कालों में क्या क्या साक्ष्य मिले वो भी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं खोज। देखो खोज तो किसने की, ये खोज को पूछते हैं वीरेंद्र नाथ मिश्र ने खोज की। वीरेंद्र नाथ मिश्र ने 1967 से 1969 ईस्वी के मध्य की, है ना, खोज व उत्खनन का काम वीरेंद्र नाथ मिश्र ने 1967 से 69 के मध्य किया, ठीक है। इसके अलावा इनके साथ में और इसके अलावा जो एक और नाम मिलता है वो एल लेसलिक का भी नाम मिलता है। एल लेसलिक ने भी यहां उत्खनन कार्य किया था, उत्खनन कार्य किया, ठीक है। एल लेसलिक ने भी यहां पर उत्खनन कार्य किया था, ठीक है। ये पूछते हैं विद्यार्थियों, एल लेसलिक विदेशी थे, है ना। अब ये स्थल मिला कहां से है, भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे से मिला है। कहां से मिला है, भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे से, कोठारी नदी, भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, जो कोठारी नदी के किनारे जो महासतियों का टीला कहा जाता है, वहां से पहली बार इसके साक्ष्य जो है वो हमें खोजे गए थे, ठीक है। कहां से, महासतियों का टीले से। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे महासतियों का टीला से, महासतियों के टीले से, महासतियों के टीले से इसके साक्ष्य मिले हैं, टीले से इसके साक्ष्य मिले, ठीक है। तो यहां पे ये जो महासतियों का टीला है ना, ये पूछते हैं कि महासतियों का टीला के साक्ष्य कहां से मिले, तो बागोर से मिले, है ना। महासतियों का टीला कहां से मिला है, बागोर से मिला है, ठीक है। तो ये पूछते हैं, ठीक है। आपको इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये था हमारे बागोर के संबंध में जो है एक बेसिक जानकारी थी विद्यार्थियों। अब हम यहां से लिखेंगे कि यहां से आखिर हमें मिले क्या क्या है, और जो तीनों कालों के जो साक्ष्य मिले हैं उनका जो है तीनों कालों के क्या क्या साक्ष्य मिले हैं ना। तो मैं यहाँ पे एक बात लिखूंगा, यहां से 3 स्तरों पर खुदाई की गई, यहां पर 3 स्तरों की खुदाई की गई, खुदाई या उत्खनन किया गया, ठीक है। 3 स्तरों पे उत्खनन किया गया। जैसे कौन कौन से 3 स्तर थे, तीनों स्तरों की मैं बात करूं तो जैसे इस प्रकार से हो गया ये बात, है ना। फिर मैं बता देता हूं, चलो। इसमें देखो पहला जो स्तर आएगा ये वाला, ये आ जाएगा हमारा मध्य पाषाण काल का, है ना। मध्य पाषाण काल का हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा हमारा ताम्र पाषाण काल का हो जाएगा, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। ताम्र पाषाण काल का हो जाएगा, ठीक है। ताम्र पाषाण काल ये हो जाएगा हमारे लोह काल का, ठीक, लोहकालीन, है ना। तो इस प्रकार से ये मामला है, ठीक है। तो देखो लोहकालीन उपकरणों में तो हमें केवल 7 उपकरण लोहे के मिले हैं, है ना। कितने, 7 उपकरण जो हैं वो हमें लोहे के मिले हैं, और कुछ मृदभांड मिले हैं यहां से, है ना। लोहे के उपकरण और कुछ मृदभांड जो हैं वो हमें यहां से मिले हैं, ठीक है। तो यहां से क्या क्या मिला है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। एक तो 7 उपकरण मिले हैं, 7 उपकरण, ठीक है। इसके अलावा यहां से हमें मृदभांड मिले हैं और 5
कंकाल मिले हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 5 कंकाल मिले हैं, 5 कंकाल, और कुछ जो है मृदभांड वो मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, ठीक है। ये तो हो गए लोहकालीन उपकरण, है ना, ठीक है, जो हमें बागोर से मिले हैं। इसके अलावा ताम्रपाषाण काल के, देखो लोहकाल के हैं ये, ताम्रपाषाण काल के हमें 5 जो है उपकरण मिले हैं और कुछ मृदभांड मिले हैं ताम्रपाषाण काल के, है ना। ताम्रपाषाण काल में जो है हमें कुछ, एक तो तीर मिला है, तीर, है ना, तीर, और सुई, और एक कुंताग्र मिला है ना, कुंताग्र, तीर और सुई, ये हमें मिले हैं ताम्रपाषाण काल के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 5 तो उपकरण मिले हैं, 5 तो उपकरण मिले हैं, और 5 उपकरण और मृदभांड मिले। उपकरणों में क्या, उपकरणों में एक तो मिला है सुई मिली है, सुई, एक कुंताग्र, कुंताग्र, है ना, सुई और कुंताग्र, ठीक है, और मृदभांड यहां से मिले हैं, ठीक है, मृदभांड यहां से मिले हैं, ठीक है। ये ताम्रपाषाण काल के प्रमुख उपकरण हो गए जो हमें बागोर से मिले हैं। अब आते विद्यार्थियों मध्य पाषाण काल के क्या क्या उपकरण हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मध्य पाषाण काल ही है, क्योंकि ये बागोर जो है वो मध्य पाषाण काल में क्यों रखा जाता है, इसकी जानकारी आपको अब यहां से जो मैं लिखूंगा उसके आधार पर आप निष्कर्ष निकाल भी सकते हैं। तो देखो यहां से क्या क्या मिले हैं इस काल के। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो पशुपालन के साक्ष्य हैं वो यहां से मिले हैं विद्यार्थियों, और संपूर्ण भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें बागोर से ही मिले हैं, इसलिए ये बात महत्वपूर्ण है। संपूर्ण भारत में, ध्यान रखना, पूरे भारत में सबसे पहले पशुपालन कहीं पर किया गया, पशुपालन के साक्ष्य हमें कहीं से मिले तो वो मिले बागोर से। इसलिए ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बागोर से हमें एक पशुबाड़ा मिला है। क्या मिला है? पशुबाड़ा मिला है, बूचड़ खाना मिला है ना। उस आधार पे हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है प्राचीनतम पशुपालन कार्य यहीं पे किया गया होगा, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो हम ये बात यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, है ना। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, कहां से मिले? बागोर से मिले, ठीक है। एक बात तो हुई ये। अब ये पशुपालन के साक्ष्य में हमें क्या मिला है? पशुबाड़ा मिला है और एक बूचड़ खाना मिला है ना। अब साक्ष्य क्या मिले हैं पशुपालन के रूप में? जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसमें मैं आपको यहाँ पे दर्शाना चाहूं तो एक तो मिला है पशुबाड़ा, है ना, पशुबाड़ा यानी जहां पे पशुओं को बांधा जाता था, और एक मिला है बूचड़ खाना, है ना, जिसको हम कसाई खाना भी बोलते हैं, जहां पे पशुओं को काटा जाता है ना। तो एक क्या मिला है? बूचड़ खाना, बूचड़ खाना, बूचड़ खाना, या जिसको हम कसाई खाना भी हम बोलते हैं, कई लोग कसाई खाना, ठीक है। कोई भाई हो तो नाराज मत होना भाई, ठीक है। अब ये चलता है तो हम क्या करें, लिखाना पड़ता है। क्या पता एग्जामिनर कसाई खाना लिख दे, वहां पे हम कंफ्यूजन हो जाए कि यार ये क्या होता था, ठीक है। तो एक बात तो हुई ये कि भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं बागोर से। वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना विद्यार्थियों इसको। बहुत बार ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है। यहाँ पे एल लेस्लिक का नाम भी पूछा जा सकता है, वीरेंद्र नाथ मिश्र, जिसको हम VN मिश्र भी पढ़ते हैं, है ना, VN मिश्र भी पढ़ते हैं इसको, वीरेंद्र नाथ मिश्र को। तो ये बात भी पूछी जाती है, ठीक है। और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं अब यहाँ से देखिए। दूसरी बात मैं बताऊं तो यहाँ से 14 प्रकार की कृषि किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। इसलिए 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिलने के कारण इसे भारतीय संस्कृति का आदिम संग्रहालय इसको कहा जाता है ना। तो मैं दूसरी विशेषता इसकी लिखूंगा कि दूसरी विशेषता है इसकी 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले
इस आधार पर इसलिए इसे भारतीय संस्कृति का आदिम संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसलिए इसे भारतीय संस्कृति का आदिम संग्रहालय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। आदिम का मतलब होता है जो सबसे प्राचीन काल से हो, जिसकी शुरुआत वहीं से हो रही हो ना, किसी संग्रहालय की। ठीक है, तो क्योंकि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य भी हो गए, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य भी हो गए। ठीक है, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य तो वैसे भारत में कई दूसरी जगह से मिल जाते हैं, जैसे जो हमारा कोल्डी हवा है उत्तर प्रदेश वाला, वहां पे धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं 6000 साल पुराने। लहुरा देव है यूपी में, वहां से 9000 साल पुराने जो है जौ के साक्ष्य मिले हैं, है ना। मेहरगढ़ जो पड़ता है हमारे उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है, जो वर्तमान में तो खैर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चला गया है मेहरगढ़, वहां से प्राचीनतम गेहूं की खेती किए जाने के साक्ष्य मिले हैं, और भैंस पालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिले हैं, है ना। लेकिन वो पाकिस्तान में चला गया। भारत की बात करें तो यहां से कृषि के साक्ष्य जरूर मिले, लेकिन ये प्राचीनतम कृषि नहीं है भारत में, ध्यान रखना। पशुपालन प्राचीनतम है ना, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। एक बात तो, दो बात हो गई। इसके अलावा यहाँ से जो है मानव कंकाल भी मिले हैं, है ना। यहाँ से क्या मिले हैं? कंकाल भी मिले हैं, और कंकाल की बात तो हम यहाँ पे भी किए थे, वो 5 कंकाल है ना। और एक कंकाल ऐसा मिला है गले में हड्डी लटकाए हुए, कुछ हड्डी लटकाए हुए भी मिला है ना, गले में हड्डी लटकाए हुए कंकाल जो है, गले में हड्डियों के उपकरण लटकाए हुए है ना। तो गले में हड्डियों के उपकरण, गले में हड्डियों के उपकरण मिले हैं, लटकाए मिले हैं, उपकरण लटकाए मिले, है ना। गले में हड्डियों के उपकरण लटकाए मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से आटा चक्की पीसने के साक्ष्य मिले हैं, सिलबट्टे के साक्ष्य मिले हैं, है ना। आटा चक्की, सिलबट्टे, मृद भांड तो मिले ही मिले हैं। ठीक है, तो और क्या क्या मिले हैं यहाँ से? आटा चक्की के, है ना, आटा चक्की और सिलबट्टा, आटा चक्की सिलबट्टा, है ना, आटा चक्की सिलबट्टा व मृद भांड। ठीक है, आटा चक्की सिलबट्टा व मृद भांड के साक्ष्य यहां से मिले हैं विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, और बागोर को आप विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि बागोर से जो है सवाल लगभग पूछा जाता है ना, बहुत बार पूछा जाता है ना। तो विशेष रूप से आप इसे याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहां से आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लगभग मैंने कंप्लीट मैटर जो था वो यहाँ पे कवर कर लिया है, खूब डेप्थ में गए हैं, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पत्थर के फर्श भी मिले विद्यार्थियों। यहां से एक फैक्ट और मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पत्थर के फर्श। ठीक है, पत्थर के फर्श। ठीक है, पत्थर के फर्श जो हैं वो भी यहाँ पे मिली, जो फर्श थी वो पत्थर की थी। ठीक है, तो इतना आप याद रखें तो आपका जो है काम अच्छे से जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बात यहां से हमें जरूर नजर आती है विद्यार्थियों, जो बात मैंने आपको पहले बता चुका लेकिन लिखी नहीं है, बात यह है कि यहाँ पे राजस्थान में मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल के बाद हमें सीधे ताम्र पाषाण काल के मिल गए, और उसके बाद हमें लौह काल के मिल गए। लेकिन मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल जो मैंने बताया था उसके साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। तो राजस्थान में मध्य पाषाण काल के बाद सीधा जो है ताम्र पाषाण काल में स्थायी जीवन के ताम्र पाषाण काल आ गया था ना, नव पाषाण काल राजस्थान में नहीं आया। ठीक है, वो बात वैसे मैं आपको बता चुका पहले भी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। और अब हम आते हैं अगले स्थल पे, तिलवाड़ा पे, है ना। तिलवाड़ा के बारे में और हम लिख लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा अभी जगह बच रही है यहाँ पे, तिलवाड़ा हम लिख देते हैं, तिलवाड़ा। ठीक है, ये मोस्ट था, आप अपने स्तर पे लिखे रखिएगा। 2 नंबर पे मैं यहाँ पे लिखूं विद्यार्थियों तिलवाड़ा,
तिलवाड़ा की बात करूं तो तिलवाड़ा में देखिए तिलवाड़ा की खोज का कार्य भी वही वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया। खोज किसने की? खोज का काम वीएन मिश्र, है ना, वीएन मिश्री लिखूंगा मैं, आप समझ जाना वीरेंद्रनाथ मिश्र की बात हो रही है, ठीक है। और ये है कहां पे? ये बालोतरा में है, ठीक है। बालोतरा पहले बाड़मेर में हुआ करता था, आजकल नया जिला बन गया है बालोतरा, ठीक है। तो ये अपडेट है ना, पहले बाड़मेर में हुआ करता था। यहां से जो साक्ष्य मिले हैं विद्यार्थियों वो मैं बताऊं आपको। एक तो काले लाल स्लेटी रंग के मृदभांड मिले हैं, काले लाल स्लेटी रंग के मृदभांड मिले हैं, है ना, काले लाल स्लेटी रंग के मृदभांड मिले हैं। इसके अलावा यहां से हमें जो मिले हैं विद्यार्थियों वो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, है ना, किसके? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अब देखो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं तो सीधी सी बात है राख भी मिली होगी, है ना। तो पशु और मानव की हड्डियों की राख यहां से मिली है ना। पशु व मानव हड्डियों की राख तो आप समझ ही रहे होंगे। मांजनी भी इसको बोलते हैं। मांजनी तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पहले बर्तन मांजे जाते थे, तो जिससे मांजे जाते थे वो मांजनी, लेकिन आजकल तो मांजते नहीं है, धोते हैं बर्तनों को, तो इसको राख ही कहते हैं ना। भस्म भी बोलते हैं, भस्म, ठीक है। इसके अलावा यहां से और क्या मिले हैं? आवास भी मिले हैं, है ना। 5 आवास मिले हैं, यहां से 5 आवास जो है वो मिले हैं। और पशुपालन के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं, है ना। पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो आप ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। काले लाल रंग के स्लेटी रंग के मृदभांड मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन व मानव हड्डियों के साक्ष्य है, 5 आवास है और पशुपालन के साक्ष्य वगैरह ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और तिलवाड़ा हमारे यहाँ पे हो जाता है। सोजत जो है पाली वाला, वहां उसकी कोई खास विशेषता है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा जो है राजस्थान में मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल थे जिनके बारे में डिटेल से हमें पढ़ना था वो ये 2 स्थल थे, ठीक है। इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। अब देखिए मैं कुछ चीजें आपको एक छोटे छोटे फैक्ट के रूप में है वो जरूर बताना चाहूंगा। वहां से कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि आखिर राजस्थान में जो पाषाणिक स्थल थे उनकी प्रथम बार खोज किसने की और कहां से की, वो जरूर आप ध्यान रखें। वहां से तथ्यात्मक सवाल, फैक्चुअल सवाल जो है, वन लाइनर सवाल जो है वो भी जरूर बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं उनको जरूर आपके सामने यहाँ पे साझा करने का प्रयास जो है वो करूंगा विद्यार्थियों। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एक टी.एच. हैकेट नाम के व्यक्ति थे, टी.एच. हैकेट। टी.एच. हैकेट ने हमारे जयपुर और इंद्रगढ़ कोटा, इंद्रगढ़ एक स्थान है कोटा में, वहां से जो है कुछ उपकरण खोजे थे पहली बार, राजस्थान में पहली बार 1870 में खोजे थे, है ना। तो इस प्रकार से सवाल बन जाते हैं राजस्थान में पहली बार पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो किसने खोजे? तो C.A. हैकेट ने खोजे थे, 1870 में खोजे थे। कहां से खोजे थे? जयपुर और इंद्रगढ़ कोटा से खोजे थे। क्या क्या खोजे थे? तो सबसे पहले हस्त कुठार खोजा था, है ना, हस्त कुठार, जिसको हैंडेक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, और एस्यूलियन भी उसको बोला जाता है, ठीक है। तो C.A. हैकेट का नाम सबसे पहले लिया जाता है, 1870 में उसने खोजे थे, ठीक है। तो ये बात हम लिखेंगे। उसके बाद A.C.L. कार्लाइल ने दौसा क्षेत्र से कुछ कठोर पाषाण उपकरण खोजे, है ना, दौसा क्षेत्र से कुछ कठोर पाषाण उपकरण खोजे कार्लाइल ने। उसके अलावा उसने कुछ मानव अस्थियों के भी साक्ष्य है जो दौसा क्षेत्र से खोजे थे। दौसा जो कि हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है मेरा, वहां से खोजे थे A.C.L. कार्लाइल ने। उसके बाद सेटन कार का नाम आता है, 1908 में सेटन कार ने खोजे, ठीक है, झालावाड़ से। तो ये सारी बातें हैं वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, आप इसे उतारें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उतार लेना आप, ठीक है। और मैं आता हूं, कुछ तथ्यात्मक बातों को हम करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूं मैं। तो विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा मामला। थोड़ा सा जटिल जरूर है पाषाण काल को समझना, लेकिन पाषाण काल से आगे की जो कहानी है वो बड़ी आसान है विद्यार्थियों, ठीक है।
पाषाण काल से आगे की जो कहानी है वो बड़ी आसान है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं राजस्थान में जो पाषाणिक स्थल है, राजस्थान में पाषाणिक स्थलों की खोज, आप ये हेडिंग डाल सकते हो, स्थलों की खोज, है ना, राजस्थान में पाषाणिक स्थलों की खोज, ठीक है। इसमें आप पहले नंबर पे आप डाल सकते हैं सी ए हैकेट का नाम, सी ए हैकेट, है ना, सी ए हैकेट का नाम डाल सकते हैं। सी ए हैकेट ने क्या किया था, जैसा कि मैंने अभी बताया 1870 में 1870 में जयपुर व इंद्रगढ़, जयपुर व इंद्रगढ़ जो कहां पड़ता है, कोटा में, जयपुर व इंद्रगढ़ से हस्त कुठार को विद्यार्थियों अंग्रेजी करेंगे तो कुठार यानी कुलाड़ी, और हस्त यानी हाथ से चलाई जाने वाली, हस्त कुठार को हैंडेक्स बोलते हैं अंग्रेजी में ना, और इसको एस्यूलियन भी बोलते हैं, क्योंकि इस संपूर्ण विश्व में पहली बार कुलाड़ी का उपयोग एक संत ने किया था। उस संत का नाम एस्यूलियन था और वो यूरोप महाद्वीप में हुआ था, इसलिए उसके नाम पर इस कुठार का नाम क्या कर दिया, एस्यूलियन कर दिया। तो यूरोप में हस्त कुठार को, कुलाड़ी को एस्यूलियन बोला जाता है ना। तो कई बार यहां भी पूछ लेते हैं कि एस्यूलियन की प्राप्ति राजस्थान में सर्वप्रथम किसको हुई, कहां हुई, कब हुई, है ना। तो सी ए हैकेट को हुई 1870 में हुई, और कहां से हुई, जयपुर व इंद्रगढ़ से हुई, ठीक है। तो हस्त कुठार, या हम इसको बोल सकते हैं हैंडेक्स, हैंडेक्स, है ना, हैंडेक्स या एस्यूलियन, एस्यूलियन, है ना, एस्यूलियन। जयपुर व इंद्रगढ़ से हस्त कुठार एस्यूलियन। इसके अलावा उसको जो है एक तो एस्यूलियन व क्लीवर मिला, क्लीवर, क्लीवर भी एक प्रकार का उपकरण होता है ना, क्लीवर, है ना, क्लीवर और व विदारणी, हैंडेक्स, क्लीवर व विदारणी, विदारणी से खोजे थे, विदारणी हैकेट ने खोजे थे, हैकेट ने खोजे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हैकेट ने 3 उपकरण खोजे, एक तो हैंडेक्स, एक क्लीवर और एक विदारणी। हैकेट ने खोजे, कहां से खोजे, जयपुर और इंद्रगढ़ से खोजे, और कब खोजे, 1870 में खोजे। विशेष रूप से ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये सवाल भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। हैकेट का नाम ध्यान रखना, 1870 ध्यान रखना, इंद्रगढ़, कोटा और जयपुर को ध्यान रखना, ठीक है। ये विशेष रूप से ध्यान रखने आपको, ठीक है। ये हैंडेक्स भी ध्यान रखना है, ये वाला उपकरण, ठीक है। बाकी ये दोनों जो है क्लीवर और विदारणी पूछने के चांसेस बहुत कम है, हैंडेक्स के पूछने के चांसेस अधिक है। एक बात तो हो गई ये। दूसरे विद्वान का नाम हम लिखना चाहेंगे विद्यार्थियों यहाँ पे, तो वो आएगा हमारा सेटन कौर। सॉरी, सेटन कौर से पहले हम ACL कार्लाइल को पढ़ेंगे, ACL कार्लाइल, कार्लाइल। आपको पता होगा राजस्थान में जो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना इन्होंने की थी 1876 में, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था ना। तो इन्होंने क्या किया, दौसा क्षेत्र से कुछ कठोर पाषाण उपकरण व मानव अस्थियों के साथ से खोजे थे, है ना। तो इन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण उपकरण, कठोर पाषाण उपकरण व मानव अस्थियों के साक्ष्य खोजे थे, मानव अस्थियों के साक्ष्य खोजे, है ना, मानव अस्थियों के साक्ष्य खोजे थे, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। ऐसे जो छोटे क्षेत्र है ना, दौसा कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, सबसे छोटे जिलों में नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पे आता है, तो यहां से सवाल बन सकता है ऐसे, है ना। आजकल क्या है कि आरपीएससी हो या कोई भी हो, जो बड़े जो स्थल है वहां से नहीं पूछकर छोटे स्थलों से सवाल पूछने लगे हैं ना, इसलिए आप ध्यान रखना।
तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहूंगा सेटनकार का। सेटनकार ने 1908 में और झालावाड़ में खोज की। झालावाड़ में जो खोज का कार्य किया था ना, क्या मिला जानकारी नहीं मिलती, इतना नाम मिलता है। ऐसे पूछेंगे झालावाड़ में किसने खोज की या दक्षिणी राजस्थान में किसने की, तो झालावाड़ कहाँ पड़ता है, लगभग दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में या दक्षिणी राजस्थान में है ना, तो हाड़ौती क्षेत्र में किसी प्रकार से बन सकता है, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र आता है, इस प्रकार से सवाल बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो हमारे 4 नंबर पे जो हमारा है जालोर वाला क्षेत्र में आलचिन दंपत्ति ने की थी। किसने? आलचिन दंपत्ति, है ना, आलचिन दंपत्ति, ये पति पत्नी थे, इनका नाम आलचिन दंपत्ति लिखा जाता है, दोनों पति पत्नी थे आलचिन नाम से, और इनका नाम भी है पूरा, लेकिन आलचिन दंपत्ति किताबों में लिखा मिलता है। इन्होंने जालोर क्षेत्र में खोज की, है ना, तो ये सवाल बनता है कि जालोर क्षेत्र में और खोज का काम किसने किया, तो आलचिन दंपत्ति ने किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा टी हेगड़े और गाउडी नाम के 2 और मिलते हैं, टी हेगड़े और गाउडी। टी हेगड़े व गाउडी, टी हेगड़े व गाउडी, इन दोनों ने जो की वो की, एक तो बूढ़ा पुष्कर अजमेर वाला, और एक जैसलमेर में की, है ना, इस प्रकार से की थी। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो राजस्थान का जो पुरातत्व विभाग है उसके माध्यम से रतन चंद्र अग्रवाल ने की, जो गणेश्वर जो है वहां पे गणेश्वर सभ्यता ना, ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है गणेश्वर, वहां पे जो खोज का काम किया वो रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। वो किसके माध्यम से किया था? राजस्थान पुरातत्व विभाग के माध्यम से किया था, है ना, तो ये भी सवाल बन सकता है। ठीक है, तो रतन चंद्र अग्रवाल ने, हम लिखेंगे यहाँ पे रतन चंद्र अग्रवाल, है ना, रतन चंद्र अग्रवाल, जिसको RC अग्रवाल भी लिखते हैं किताबों में, RC अग्रवाल, है ना, रतन चंद्र अग्रवाल, मैं पेन बदल लेता हूं, रतन चंद्र अग्रवाल ने राजस्थान पुरातत्व विभाग के माध्यम से, राजस्थान पुरातात्विक विभाग के माध्यम से उत्खनन कार्य किया, ठीक है, उत्खनन कार्य किया। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों खोज वाला मामला, खोज की कहानी कि किस किसने है जो खोज का काम हमारे राजस्थान में जो है किया था। ठीक है, ये रटने वाला मामला है, आप इसे अच्छे से रट लेना और अच्छे से इसको जो है आप याद रखना। यहां से सवाल काफी बार पूछा गया है, सीए हैकेट का नाम, ठीक है, और ये जो आलचिन दंपत्ति का और इसका हेगड़े का नाम भी मैंने कई बार एग्जामों में देखा है। तो आप इन तीनों को तो विशेष रूप से ध्यान रखना। तीनों क्या 6 नाम हैं, आप अच्छे से याद रख सकते हैं 6 नामों को। ठीक है, तो ये था हमारा खोज वाला मामला। मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। काफी टाइम जो है आज की क्लास का हमने ले लिया लगभग, ठीक है, टाइम हो ही गया है। आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखें और खोज का जो काम है लगभग इन्होंने ही किया है। ठीक है, इसके अलावा वैसे ASI जो है भारत का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ASI, उसने भी जो हमारे चित्तौड़ का जो गंभीरी नदी क्षेत्र है वहां पे खोज का काम किया था। आप चाहें तो लिख सकते हैं, चांसेस कम है इसके आने के, यानी कि ASI द्वारा, ASI ने गंभीरी नदी क्षेत्र में खोज व उत्खनन कार्य किया, खोज व उत्खनन कार्य किया। ASI है ना, जो राजस्थान मतलब पूरे भारत में जो भी पुरातात्विक स्थल हैं या प्राचीनतम स्थल हैं उन सबके संरक्षण का काम, खोज का काम, उत्खनन का काम ASI का ही होता है ना। आप इसे उतारे, जैसे हमारे देखो राजस्थान में जो दौसा जिला है, दौसा जिला में हमारे आभानेरी गांव है, हमारे गांव से ही बस 8-10 किलोमीटर दूर है आभानेरी। और आभानेरी की आपको पता होगा चांद बावड़ी बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है पूरे राजस्थान में।
और वहीं पास में हर्षद माता का मंदिर भी है, वो भी काफी प्रसिद्ध है। तो उनके संरक्षण का काम वर्तमान में कौन करता है? ये ASI करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार करती है ना। तो आप इसे उतारें और अच्छे से, मैं हट जाता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें या इसको उतार लें। और प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, अब अगली क्लास में हम आगे का मामला पढ़ेंगे, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की बात करेंगे, जहां से आपके पाठ्यक्रम में स्पेशली मेंशन किया हुआ है आहड़ को, गणेश्वर को, है ना। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो कल की क्लास इतनी महत्वपूर्ण होगी, कल से जितने भी जो क्लासें आएंगी काफी महत्वपूर्ण होंगी। वैसे तो ये सारा भी आपके पाठ्यक्रम में है, स्कूल वाक्यता और सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में है ये, है ना। तो इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें और पढ़ते रहे विद्यार्थियों, अच्छे रहे विद्यार्थियों, ठीक है। धन्यवाद।